दोस्तों, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ जाकर इंसान इबरत हासिल करता है और खौफ खाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो दिन के बाद भी कब्रिस्तानों में जाने से घबराते हैं। मगर आज की वीडियो में हम आपको ऐसे कब्रिस्तानों के बारे में बताएंगे जिनको चंद औरतों ने फहाशी का अड्डा बना रखा था। ये कब्रिस्तान कहाँ वाक़या है और इनमें बदकारी का काम सरअंजाम देने वाली औरतें कौन थी, आज हम अपनी वीडियो में यही सब कुछ बताने वाले हैं। दोस्तों, पैसों के बदले जिस्म फरोख्त करने का कारोबार दुनिया का सबसे कदीम पेशा तस्लीम किया जाता है। यूँ तो दुनिया के हर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाली औरतें इस पेशे से वाबस्ता रही हैं, लेकिन जिस्म फरोशी के इस कारोबार को जो अरूज और इस्तेहकाम रोमन एम्पायर में हासिल हुआ, वो दुनिया की किसी और तहजीब में देखने को नहीं मिलता। कि इस गलीज पेशे को बाकायदा रोमन सल्तनत की सरपरस्ती हासिल रही। यहाँ तक कि रोमी हुकूमत ने अपने मुल्क में बसने वाली बाजारी औरतों पर एक भारी टैक्स लगा रखा था, जो शाही खजाने में बेइंतहा इजाफे का सबब बनता था। जिस्म फरोशी रोमन मुआशरे में इस हद तक फैल चुकी थी कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर शोबे में भी नज़र आती थी। ना तो इस मुआशरे के मंदिर और दीगर मुकद्दस मकामात जिस्म फरोशी जैसे गुनाहों से आज़ाद थे, और ना ही कब्रिस्तान जैसे खौफनाक और खामोश मकामात इन शैतानी हथकंडों से महफूज थे। कदीम रोम में हज़ारों की तादाद में ऐसी लड़कियां मौजूद थीं जिन्होंने हुकूमती सतह पर खुद को बतौर जिस्म फरोश औरत रजिस्टर्ड करवाया हुआ था, और ये तमाम लड़कियां अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा रोमन हुकूमत को देने की पाबंद थी। इन जिस्म फरोश औरतों में गुलाम लड़कियां या कनीज़ें शामिल नहीं थी, बल्कि ये आज़ाद रोमन औरतें थीं जो अपना गुजर बसर करने के लिए ये अमले बद अंजाम देती थीं। तारीख में मिलता है कि ये औरतें अपने घरों के बाहर बैठ जाती और हर गुजरने वाले को गलत इशारों की मदद से अपने पास बुलाती और बदकारी करने पर कायल करती, और जब कोई मर्द इनके झांसे में आ जाता तो ये इस मर्द को कब्रिस्तान ले जाती, जहां ये हराम काम सरअंजाम दिया जाता। इन औरतों के बारे में कहा जाता है कि इनकी सरपरस्ती बाप, भाई या शौहर करते थे, और पैसों की लालच में इन्हें ये अमल करने पर मजबूर किया जाता था। इन बाजारी औरतों के भी कई दर्जे थे जो इन्हें एक दूसरे से मुमताज़ बनाते थे, जिसमें पहला दर्जा उन खवातीन का था जिनका ताल्लुक आला ख़ानदानों से हुआ करता था, और ये सिर्फ शाही ख़ानदानों और हुकूमती ओहदेदारों के ज़ेर इस्तेमाल रहती थी। जबकि दूसरे दर्जे की जिस्म फरोश औरतें मंदिरों या दीगर मुकद्दस मकामात पर पाई जाती थीं। इसके अलावा तीसरे दर्जे की औरतें बाज़ारों, सड़कों पर गश्त करते हुए पाई जाती थी, जो अपने बालों को एक मखसूस रंग से रंग लिया करती थी, जबकि इनका लिबास और जूते भी रोम की आम औरतों से मुख्तलिफ रहते थे। इसलिए इन्हें ढूंढने वाले लोग बासानी इन्हें पहचान लिया करते थे। ये जिनसी लज्जत हासिल करने का सबसे सस्ता और आसान कानूनी तरीका था। लेकिन इन तमाम खवातीन में एक बात मुश्तरक थी, वो ये कि तमाम की तमाम औरतें अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा रोम की सल्तनत को देने की पाबंद थी, और अगर वो ऐसा ना करती तो रोमन फौज इन औरतों से इंतहाई जालिमाना रवैया अख्तियार करती थी। यही वजह थी कि खुराक और बनाव संघार का खर्चा निकालने के बाद ये तीसरा हिस्सा इन औरतों पर इस कदर भारी गुजरता था कि अक्सर निचले तबके की खवातीन इसे अदा ही नहीं कर पाती थी। लिहाजा ये औरतें सरकारी नुमाइंदों से पोशीदा रहकर जिस्म फरोशी का कारोबार करती थी, और इन फहाशा औरतों ने अपने इस अमले बद के लिए रोमन सल्तनत के कब्रिस्तानों का इंतखाब किया, जहां ये कब्रों के कदमों पर अपने भाव यानी रेट लिख देती, और फिर यहाँ मर्दों की तदफीन के लिए आने वाले सोगवरान, कब्र खोदने वाले और दीगर राहगीर इन औरतों से फ़ायदा उठाने लगे। दोस्तों, इससे भी अजीब और शर्मनाक बात यह है कि ये जिस्म फरोश औरतें ये गंदा फेस, जो कि ख़ास तौर पर इस काम के लिए खाली किया जाता था। कब्रिस्तानों में जिस्म फरोशी के कारोबार का ये तजुर्बा इस कदर कामयाब साबित हुआ कि ऐसे कब्रिस्तान रोमन एम्पायर के दूर दराज इलाकों तक फैलते चले गए, और यहाँ रहने वाली जिस्म फरोश खवातीन दिन में पैसे लेकर मरने वाले लोगों पर आहुजारी किया करती, जबकि रात में यहाँ कब्रिस्तानों में जिस्म फरोशी के लिए ना तो रोमी सल्तनत में अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना पड़ता था, और ना ही अपनी महदूद कमाई से एक भारी टैक्स हुकूमत को अदा करना होता था। इसलिए ये काम मज़ीद बढ़ता गया,
یہاں تک کہ رومن امپائر کے قبرستان مردوں کی تدفین کی وجہ سے کم اور ان عورتوں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہو گئے۔ رومن فوج نے کئی مرتبہ ان غیر قانونی مراکز پر چھاپے مارے، لیکن انہیں خالی مقبروں اور قدموں پر لکھے اعداد کے علاوہ کچھ نہ مل سکا۔ قبرستانوں میں جسم فروشی یورپ میں اس قدر مقبول ہوئی کہ یہ وہاں کا ایک مستقل حصہ بن گئی، اور رومن امپائر کے ختم ہو جانے کے بعد بھی صدیوں جاری رہی۔ یہاں تک کہ 13ویں صدی عیسوی کے دوران جب یورپ میں طاعون کی وبا پھیلی، تب مسیحی عالم نے اس وبا کو قبرستانوں میں عمل بد انجام دینے والوں پر خدا کا قہر قرار دیا، اور اس نے ان تمام مردوں اور عورتوں کو دار مذہب سے خارج قرار دینے کا اعلان کیا جو اس عمل بد میں ملوث تھے۔ مسیحی پوپ کے اس اقدام سے بھی قبرستانوں اور یہاں کی بازاری عورتوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور قبرستانوں میں چلنے والا یہ مکروہ کاروبار موجودہ دور تک پھیلتا پھولتا رہا، یہاں تک کہ 1940 میں یورپ بھر میں ایسی عورتوں کے خلاف سخت ترین کارروائیاں انجام دی گئی، مگر اس کے باوجود بھی آج بھی قبرستانوں میں اس قسم کے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ طاعون کی بیماری نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا کہ مورخ مختلف روایات میں لکھتے ہیں کہ 5 کروڑ سے 20 کروڑ کے درمیان لوگ موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ آتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، جبکہ ماہرین کے مطابق طاعون دنیا کی 30% سے 60% آبادی کو موت کے منہ میں لے گیا تھا۔ تباہی اس قدر بھیانک تھی کہ مردوں کو دفنانے والا کوئی نہیں بچا تھا، اور اس وبا کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہوئی، اور دوبارہ آبادی کو اس سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو 200 سال لگ گئے۔ دوستو، اگر اس عمل بد کی ابتدا کی بات کریں تو قدیم یونانی معاشرے میں مرد و خواتین دونوں ہی جسم فروشی کے شعبے سے وابستہ تھے۔ یہ وہ پہلی تہذیب تھی جس میں اس کو باقاعدہ طور پر پذیرائی ملی، اور اس کے لیے ادارے اور قوانین بنائے گئے۔ عموماً جوان لڑکے اس کام کے لیے ایتھنز کے کعبہ خانوں میں موجود ہوتے تھے، جن میں زیادہ تر لڑکے غلام ہوتے تھے، اور کچھ لڑکے ایسے بھی تھے جو یہ کام سیاست دانوں کے لیے کر رہے ہوتے تھے۔ امید ہے